IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो क्लास है ये याद रखिएगा, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न इंडिया, बिहार स्पेशल मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत जनजातीय विद्रोह। बिहार जिस समय झारखंड एक था, उस समय पूरे बिहार और झारखंड मिला करके बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे, अलग अलग कारणों की वजह से। याद रखिएगा, ये जो है विद्रोह जो हुए हैं वो स्पेशली बिहार के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे हम पूरे भारत का जब हम पढ़ते हैं तो पूरे भारत में जनजातीय विद्रोह हुए थे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग कारण थे। उसी तरीके से बिहार में भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं। तो बिहार और झारखंड को मिला करके इसको हमें पढ़ना है, क्योंकि उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था। तो बहुत सारे जनजातीय जो विद्रोह हुए हैं उनके कारणों को, उनके प्रमुख नेता कौन थे, क्या जो है रिजल्ट, उसका परिणाम क्या निकल के आया और किन क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ था, मैप के थ्रू हम बिल्कुल पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबको हम एक एक करके देखेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के जो है, जब आप डायग्राम और मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो औपनिवेशिक बिहार में प्रतिरोध की गाथा 1857 से पूर्व और पश्चात, याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे, याद रखिएगा, आर्थिक, सामाजिक और जनजातीय विद्रोहों का ऐतिहासिक हम विश्लेषण करेंगे। 1857 विद्रोह के पहले भी बिहार में विद्रोह हुए हैं और भारत में भी हुए हैं, और 1857 विद्रोह के पश्चात भी बहुत सारे विद्रोह बिहार में भी हुए हैं और भारत में भी हुए हैं। तो बिहार के संदर्भ में सारे विद्रोह को हम एक साथ देखेंगे, जिससे अगर क्वेश्चन आपका जो अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम कि 1857 का जो 1857 की जो क्रांति एक घटना नहीं थी, बल्कि दशकों के शोषण के विरुद्ध एक स्वाभाविक ज्वाला थी। जब मैंने आपको पढ़ाया था 1857 के विद्रोह के बारे में, तो बताया था कि 1857 विद्रोह केवल चर्बी युक्त कारतूस के कारण विद्रोह नहीं हुआ था। चर्बी वाला कारतूस तो जो है एक तत्कालिक कारण था, बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक बहुत सारे कारण थे। तो जो जनजातीय विद्रोह हुआ है वो भी कोई एक कारणों की वजह से नहीं हुआ है, उसके भी पीछे कई कारण हैं। उन्हीं कारणों को हमें खोजना है, उन्हीं कारणों के आधार पर ही हमें जो है डिसीजन देना है। तो उस समय बिहार में जो विद्रोह हुए थे, अगर उनको देखा जाए, अगर कैटेगरी किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, तो आर्थिक और सामाजिक शोषण के आधार पर देखा जाए तो नोनिया और लोटा विद्रोह, जीवन निर्वाह और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नोनिया और आपका लोटा विद्रोह बिहार में हुआ है। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ है, नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ है, ये सब मिलान करने का क्वेश्चन आता है, या वाक्य बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें गलत नहीं करना है। वहाबी आंदोलन वैचारिक और संस्थागत राजनीतिक प्रतिरोध था। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो भारत का सबसे संगठित विद्रोह था, सबसे संगठित आंदोलन था, जिसका एक उद्देश्य था भारत को पूरे इस्लाम में बदल देना। तो अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण, पटना केंद्र था, इसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है। प्रारंभिक जनजातियों में अगर देखा जाए तो तमाड़ और आपका कोल विद्रोह हुआ था, दीकुओं, बाहरी लोगों के प्रवेश और करों का विरोध के कारण। तो बहुत सारे जनजातीय विद्रोह दीकू उसे कहा जाता था जो गैर जनजातीय होता था, उसे दीकू कहते थे, उनकी वजह से विद्रोह हुआ था। इसके बाद बात करते हैं तो बहुत सारे विद्रोह ऐसे थे जिसके पीछे जो है देखा जाए तो जमींदारों का शोषण था, वो भी एक कारण था। इसके बाद देखा जाए तो व्यापक जो है क्या कहते हैं, उल गुलान विद्रोह आपका अगर कहा जाए तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल और बिरसा मुंडा, याद रखेगा, अबुआ राज अर्थात ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए ये विद्रोह किया गया था और अपना शासन को स्थापित किया जाए, चाहे वो संथाल हो और चाहे आपका मुंडा हो। तो इन सब विद्रोह को हम एक साथ देखेंगे। प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, इंटरव्यू में हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है कि अगर क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे और सबके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस विद्रोह के पीछे कारण क्या थे और उसका क्या परिणाम निकल के आया, प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार में जो विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह, अगर उनको हम मैप के आधार पर एक बार देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि विद्रोह कहाँ हुए हैं। जो ये मैप है,
ये बिहार और झारखंड दोनों मिला करके है, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड एक ही था। तो कहा जाए जो ये विद्रोह हुआ है, तो जो आपका तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया में नोनिया विद्रोह हुआ था सोरा उत्पादन को लेकर के। सोरा उत्पादन का क्षेत्र यही था। 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में सोरा उत्पादन को लेकर के विद्रोह हुआ था, नोनिया विद्रोह। तिरहुत से लेकर हाजीपुर, सारण और पूर्णिया तक ये विद्रोह हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल में याद रखिएगा लोटा विद्रोह हुआ था, जिसका प्रभाव आरा और पटना तक भी देखा गया था। 1856 की बात है ये, 1857 विद्रोह के एक साल पहले। पटना में याद है ना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपका जो है दामन एक को भागलपुर से राजमहल, राजमहल की पहाड़ी आज वर्तमान में झारखंड में स्थित है। तो राजमहल की पहाड़ी से लेकर के पूरा आपका भागलपुर तक संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, और संथाल विद्रोह के क्षेत्र को दामन एक को कहा जाता था। और 1855-56 में विद्रोह हुआ था, 1857 विद्रोह के पहले। आपका जो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है, यहाँ पर रांची, सिंहभूम, पलामू में कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, और यहीं पर मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से और 1900 ईस्वी के बीच में। तो जितने विद्रोह हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें याद रखना है। हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ाएंगे, सबके बारे में बताएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग गलती मत करिएगा। मैप के थ्रू जब आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम लोग चलते हैं और एक एक कर यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला आपका है नोनिया विद्रोह, 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। दूसरा, बारूद और आर्थिक शोषण। आपको पता होगा कि 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय कंपनियां जो भी भारत आई थी, उस समय बिहार दो तीन चीजों के लिए बहुत फेमस था। एक आपका सोरा के लिए, जिससे बारूद बनाया जाता था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सब उसके लालच में बिहार आते थे व्यापार करने के लिए। और नोनिया समुदाय का उस पर प्रभुत्व था। नोनिया समुदाय के लोग ही सोरा का व्यापार करते थे, सोरा को निकालते थे। सोरा के अलावा अफीम, नील और आपका जो है सूती वस्त्र के लिए भी यूरोपीय कंपनियां बिहार आती थी। उसी संदर्भ में देखा जाए तो नोनिया विद्रोह हुआ था, और नोनिया जो समुदाय था बिहार में, वो सोरा बारूद का कच्चा माल का उत्पादन करता था। सोरा से ही बारूद बनता था, और सोरा से ही का कच्चा माल का सारा काम नोनिया समुदाय ही करता था। ठीक। असामी या बिचौलिया ब्रिटिश कारखानों के एजेंट होते थे। ये ब्रिटिश कारखानों के एजेंट होते थे, जिसे हम असामी या बिचौलिया कहते हैं। और आज भी बिचौलिया को आसामी कहा भी जाता है बिहार में। बिचौलियों द्वारा भुगतान किया जाता था, मात्र 12 से 15 आना प्रति मन केवल मिलता था। ये ब्रिटिश कारखानों के जो एजेंट होते थे, जिसे असामी या बिचौलिया कहा जाता है, जब ये सोरा लेने आते थे नोनिया समुदाय के पास, तो 12 से 15 आना प्रति मन ये लोग देते थे। और इतने सस्ते दाम में नोनिया समुदाय से सोरा लेते थे और महंगे दाम में बेचते थे। लेकिन उसी समय नोनिया समुदाय को मालूम चला कि अगर हम बाहर खुले बाजार में सोरा बेचेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये गुप्त रूप से नोनिया समुदाय ने क्या किया, यही कारण भी था। नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से क्या किया कि खुले बाजार में जो मूल्य था 3 से 4 रुपए प्रति मन था। ब्रिटिश एजेंट है उनको 12 से 15 आना प्रति मन दे रहे हैं, और यहाँ एक मन का 3 से 4 रुपए था। तो इन लोगों ने क्या किया, ये बिचौलियों को बेचने से अच्छा है, इन लोगों ने गुप्त तरीके से सोरा अन्य व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया। और इसी के बारे में पता चल गया ब्रिटिश सरकार को, इन बिचौलियों को मालूम चल गया, जिससे जो है जब इनके ऊपर दमन होने लगा नोनिया समुदाय के ऊपर, तब इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो लिखा है विद्रोह का स्वरूप, भारी मुनाफे के अंतर को देखकर नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से अन्य व्यापारियों को सोरा बेचना शुरू कर दिया। जब सोरा बेचना शुरू कर दिया और मालूम चला, तो ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई, बिचौलियों की क्या प्रतिक्रिया हुई कि क्रूरतापूर्वक दमन और नमक बनाने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना दमन किया गया इनका कि जो ये नमक का कारोबार करते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, सोरा के अलावा उस पर भी। इसी को लेकर के नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो सोरा को लेकर के पूछा जाए कौन सा विद्रोह हुआ था, तो नोनिया विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है,
गलती मत करिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा ये विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, तो पूरा मैप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया, इन क्षेत्रों में सोरा उत्पादन होता है और इसी क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा मूल कारण क्या था, इसको याद रखिएगा, कब हुआ था, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। बिहार में एक विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह 1856 में। 1856 में विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह आत्मसम्मान का संघर्ष था। पारंपरिक अधिकार क्या था कि मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों को प्राप्त पीतल का लोटा मिलता था। और ये पीतल का लोटा जो कैदियों को मिलता था, क्यों मिलता था, क्योंकि उस समय जातिवाद का एक बड़ा प्रभाव था और निम्न जात के लोटा बर्तन में कोई पानी पीना नहीं चाहता था, इसलिए कैदियों के अपने अपने बर्तन थे और आज भी अपने अपने बर्तन होते हैं, उस समय भी बर्तन अपने अपने थे। तो ये भी एक कारण था, छुआछूत भी एक कारण उस समय था जो है। तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं, अब इनको पीतल का लोटा नहीं मिलेगा, अब इनको जो है परंपरागत मिट्टी का घड़ा दिया जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अचानक मिट्टी का लोटा देने का थोपा गया निर्णय था, अपमानजनक बदलाव किया गया। तो कैदियों ने इसको अपना अपमान माना, इसीलिए मुजफ्फरपुर के जो कैदी थे उन्होंने जेल के अंदर विद्रोह कर दिया, जिसे इतिहास में लोटा विद्रोह कहते हैं। और याद रखिएगा ये विद्रोह का विस्तार कहा जाए तो मुजफ्फरपुर जेल से शुरू होकर के आरा और पटना तक फैल गया। शुरुआत मुजफ्फरपुर जेल में हुई थी, लेकिन आरा और पटना में भी इसका प्रभाव देखा गया। वहां के भी कैदियों ने जो है सपोर्ट में विद्रोह किया। परिणाम क्या निकला कि उग्र विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और पुनः पीतल के लोटे देने की अनुमति देनी पड़ी। तो इस तरह से उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची थी वो पुनः प्राप्त हो गया। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था, 56 में, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 के बीच में, याद रखिएगा ये भारत का सबसे संगठित विद्रोह था, सबसे संगठित आंदोलन था। वैचारिक और संस्थागत नेटवर्क, प्रारंभ में धार्मिक सुधार, बाद में ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है। वहाबी आंदोलन की शुरुआत सऊदी अरब में, इसके संस्थापक अब्दुल अल वहाब थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ गया। भारत में भारतीय संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले थे। भारत में इसकी शुरुआत इन्होंने ही किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने। इनका उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत को इस्लाम में बदल देना। प्रारंभ में इनका यही कारण था, यही उद्देश्य था। धार्मिक सुधार भी था इस्लाम धर्म में, और ये भी था कि पूरे भारत को इस्लामीकरण बदल देना है। उसी समय आगे चल करके इन्होंने पटना केंद्र बनाया। तो वहाबी आंदोलन का पटना केंद्र कब से कब रहा, ध्यान दीजिएगा डेट पर, तो 1822 से 1868 तक। लेकिन वहाबी आंदोलन की शुरुआत 1820 से लेकर के 1870 तक चलता है। तो 2 साल बाद 20 में स्थापित होता है, ये आंदोलन शुरू होता है। और 2 साल बाद 1822 से 1868 तक, याद रखना, पटना इसके महत्वपूर्ण केंद्र था। ये लोग अपना खुद खलीफा बनाते थे। तो इनके जो खलीफा थे, 4 खलीफा थे। मौलवी बिलायत अली सरप्रमुख थे, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन, ये 4 खलीफा इनके थे। एक तरह से कह सकते हैं इस्लाम धर्म में एक नवीन धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। धन और स्वयं सेवकों का प्रवाह हुआ और जो है सितरा पेशावर में जो है आगे चल करके ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होता है। तो सबसे संगठित था। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था, याद रखिएगा, कब से कब था ये याद रखिएगा। दूसरा जो है रायबरेली इसका प्रमुख केंद्र था। रायबरेली जो है अगर कहा जाए तो उसके वहां के सैयद अहमद बरेलवी ने इसकी स्थापना भारत में की थी, और अरब में इसका जन्म हुआ था। अब्दुल अल वहाब इसके संस्थापक अरब देश में थे, सऊदी अरब में, और उन्हीं के नाम पर वहाबी आंदोलन रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो आपका सही हो जाए। जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि, दीकू और व्यवस्था का पतन। दीकू कौन होते हैं? आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले शोषक
गैर आदिवासी जमींदार, ठेकेदार, महाजन और पुलिस, इन सबको दीकू कहा जाता है। जो गैर आदिवासी हो और आदिवासी क्षेत्रों में शोषक हो, शोषण का काम करता हो, आदिवासियों को परेशान करता हो, उनकी जमीनों पर कब्जा करता हो, तो आदिवासियों की नजर में वो दीकू कहलाता था। अर्थात गैर आदिवासी बाहरी लोग, सिंपल भाषा में अगर समझे तो बाहरी लोग को ही क्या कहा जाता है, दीकू कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्थिक दोहन क्या था, बलपूर्वक कर वसूली करना और जमीनों पर कब्जा करना। इसके कारण कई जो है विद्रोह हुए हैं जनजातीय। प्रशासनिक हस्तक्षेप और पारंपरिक माझी और जो है पराहा पंचायत व्यवस्थाओं में परिवर्तन। तो इनके जब व्यवस्था में परिवर्तन करते थे तभी ये नाराज होते थे, क्योंकि जनजातियों के अपना धर्म अलग होता, अपनी रहन सहन, अपना कल्चर अलग होता, तो उनके कल्चर में जब कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए वो दुश्मन हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। सामाजिक धार्मिक मिशनरियों का प्रभाव था और सांस्कृतिक पहचान पर प्रहार। जो मिशनरियां आई थी वो ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए जनजातियों को लालच देती थी। और आज भी झारखंड से लेकर के और तमिलनाडु तक जो जनजातियां हैं उनको लालच दे दे करके ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम अभी भी चल रहा है। तो इस पर जो है हमें गौर करने की जरूरत है। उस समय भी इनको किया जाता था। बिरसा मुंडा तक भी प्रभावित हो गए थे ईसाई धर्म से कुछ समय के लिए, अभी आगे आपको बताऊंगा। पारंपरिक जो जनजातीय जीवन था, आगे प्रारंभिक कूच, तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794, छोटानागपुर की जो है उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण का प्रारंभिक विरोध किया गया था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं कोल विद्रोह की बात करते हैं। 1831-32 में अगर बात करते हैं तो कोल विद्रोह हुआ था भूमि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए। विद्रोह का कारण क्या था? कोल विद्रोह का कारण कहा जाए तो आदिवासियों की भूमि छीनकर बाहरी मुसलमान या सिख किसानों को देना। छोटानागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह, कोल जनजाति के लोग रहते थे, इनके अपने भूमि होते थे, तो मुसलमानों और सिखों को इनकी जमीनों पर कब्जा दे दिया गया। इसलिए कोलों ने विद्रोह किया था। कब किया था? 31-32 में, 1800 में। सांस्कृतिक प्रहार क्या है? 1822 में चावल की पारंपरिक शराब हंडिया का पर ब्रिटिश उत्पादन शुल्क लगा दिया गया, क्योंकि कोल जनजाति के लोग चावल से शराब बनाते थे। उससे ब्रिटिश सरकार की वो शराब बिकता नहीं था। तो इनको जब मालूम चला ब्रिटिश सरकार को, उन्होंने क्या किया, इनके जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये लोग चावल परंपरागत जो रूप से चावल से शराब बनाते हैं ना बना पाए, तो इनकी रोजी रोटी इनके हाथ से छीन ली गई। तभी इन्होंने विद्रोह किया। और एक तरफ इनकी जमीन ले रहे हो और दूसरी तरफ इनकी रोजी रोटी का छीन लोगे तो जाएंगे कहाँ? तो एक ही, या तो फिर मारे जाएं या कहीं चले जाएं या फिर लड़ें। इन्होंने लड़ना जो स्वीकार किया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे विस्तार और नेतृत्व की बात करते हैं। इसका विस्तार रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मुंडा, उराव, हो और मलावी जनजातियों ने इनका सपोर्ट किया। जो वहां की अन्य जनजातियां थीं, उन सब जनजातियों ने, में मुंडा, उराव, हो, इस जनजातियां आज भी हैं। महाली जनजातियों ने कोल विद्रोह का सपोर्ट किया। बुद्धो भगत 1831 में हजारों समर्थकों के साथ शहीद हो गए। गंगा नारायण 32 से लेकर 48 तक विद्रोह का नेतृत्व करते रहे। अन्य नेता में जोआ भगत और आपका जो है क्या कह सकते हैं, बिंदाय मानकी, ये लोग भी नेता थे। तो बुद्धो भगत याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और नारायण, गंगा नारायण, यहाँ से क्वेश्चन आता है नेता के माध्यम से। कौन नेता थे, कैसे थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कोल विद्रोह, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1848 ईस्वी तक रुक रुक करके संघर्ष हुआ। अंततः अंग्रेजों द्वारा क्रूर दमन किया गया और ये विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह था, इसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख नेता कौन थे, कारण क्या था, यही हमें जानना है। और कब हुआ था और कारण क्या था, विस्तार कहां तक हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपका संथाल विद्रोह, हुल, 1855-56। याद रखना, जो है आबुआ राज का शंखनाद, आबुआ राज का शंखनाद जो है कह सकते हैं। तो संथाल विद्रोह का पहले क्षेत्र जान लेते, विद्रोह कहां हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था भागलपुर से राजमहल तक का संथाल बसावट क्षेत्र यही था। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक था।
और याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो ये क्षेत्र है संथालों का, इसी को दामन एक को कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जनजातियों के क्षेत्रों को दामन एक को कहा जाता था, तो संथालों के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक, इनके एक एक कारणों को चलते हैं। तो शोषण कैसे हुआ? दीकों द्वारा बाहरी शोषण और बलपूर्वक कर वसूली करना, जमींदारों द्वारा, महाजनों द्वारा इनके जमीनों का कब्जा करना, जबरदस्ती भू राजस्व या कर की वसूली करना, और जो है इनका शोषण करना, और पुलिस द्वारा इनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, यही सारे कारण थे जिसकी वजह से ये संथाल विद्रोह हुआ था। तत्कालिक कारण क्या था? एक मामूली चोरी के मामले में संथालों की गिरफ्तारी और दरोगा की हत्या। जब एक मामूली चोरी हुई और कुछ संथालियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने दरोगा की हत्या कर दी, और वहीं से जो है ये विद्रोह पकड़ और जोर पकड़ लिया, क्योंकि कुछ संथालियों को जेल में बंद कर दिया गया। जून 1855 में भोगना डी साहिबगंज में, जून 1855 में साहिबगंज में विद्रोह का नेतृत्व, मतलब विद्रोह भड़क गया, और साहिबगंज में ही राजमहल की पहाड़ी स्थित है, और यही एकमात्र जिला है जहां गंगा नदी बहती है झारखंड में और वहीं से निकलती है। 6000 संथालियों का संगठित संघनाथ था। सिद्धू से ने स्वयं को ठाकुर का अवतार घोषित किया। तो सिद्धू कान्हू ये विद्रोह के प्रमुख नेता थे। सिद्धू इसके प्रमुख नेता थे, तो सिद्धू ने स्वयं को ठाकुर का अवतार घोषित किया। उद्देश्य क्या था? दीकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना, और अबुआ राज्य अपना शासन स्थापित करना। अपना शासन स्थापित करने के लिए इन्होंने काम शुरू किया और दीकों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, और ब्रिटिश सरकार को अंत करने के लिए, भगाने के लिए ये विद्रोह व्यापक रूप से बढ़ता चला गया। ये था आपका जो है। अब क्रम से देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपको आसानी से याद होंगी और आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। संथाल हुल नेतृत्व, बलिदान और परिणाम की बात करते हैं तो संथालों का नेतृत्व किसने किया था? लीडरशिप कौन था? तो सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये बंधु कहते हैं, ये चारों भाई थे। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, याद रखिएगा, ये जो है चारों मिल करके ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। दामन एक को क्षेत्र में, भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में सिद्धू ने स्वयं को ठाकुर का अवतार घोषित किया। महिला भागीदार में बहनें फूलो और झानो इनकी दो बहनें थी। इन लोगों ने महिलाओं का नेतृत्व किया और महिलाओं को संगठित करने का काम किया। तो इन सब लोगों ने मिलकर के जो है नेतृत्व किया संथाल विद्रोह का, याद रखिएगा। दूसरा, संघर्ष। पीरपैंती के मैदान में मेजर बारो की हत्या की गई, याद रखिएगा, किसके द्वारा? संथालों द्वारा। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और लेफ्टिनेंट थॉमसन द्वारा क्रूर दमन किया गया, किसका? संथालों का। इन लोगों ने क्रूर दमन किया, गोली मारा, फांसी, जैसा जो हो सके दमन किया। पुलिस द्वारा गोली मार करके चांद और भैरव की हत्या कर दी गई। सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई, तो दो भाइयों को फांसी और दो भाइयों को गोली मार दी गई। तो दमन बहुत बुरा हुआ इनके साथ। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है और इसकी चर्चा विश्व स्तर पर भी हुई थी, आगे बताता हूं अभी। प्रशासनिक परिणाम क्या निकला? बाद में जब ये मारे गए और बाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इनके क्षेत्र को मिला करके संथाल परगना का गठन कर दिया। तो संथाल परगना में दुमका, देवघर, गोंडा और राजमहल, आज भी ये जिले भी झारखंड में हैं। तो ये सब जो है, इन सबको मिला करके संथाल परगना का गठन किया गया इस विद्रोह के बाद। दूसरा, यूल नियम लाया गया, 1856 लागू हुआ, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 बाद में पास किया गया किसानों के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने भारत के किस जनजातीय विद्रोह को भारत की पहली जन क्रांति कहा है? तो संथालों की विद्रोह कहा था, क्योंकि बहुत व्यापक स्तर पे हुआ था और ब्रिटिश सरकार जब इनका दमन किया और 1857 विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी, तो उनको लगा कि अगर जनजातियां भी शामिल हो गई तो ये विद्रोह और बड़ा हो जाएगा। तो जनजातियां शामिल नहीं हुई थी विद्रोह में, और अगर हो जाती तो स्वरूप और बदल जाता उसका। इसलिए आनन फानन में जब इनके नेताओं को मार दिया गया तो बाद में जो है संथाल परगना गठन अचानक किया गया, जिससे कुछ खुश रहे और विद्रोह दबा रहे, क्योंकि 1857 का विद्रोह जो हुआ था बहुत व्यापक स्तर पे था। और आने वाले बाद इतिहासकारों ने बताया कि
ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी अगर कुछ देसी राजा ना होते, क्योंकि सेना उस समय इनके पास यहाँ नहीं थी, वो सब साउथ में सेना थी और ट्रेन के माध्यम से मद्रास से 2 दिन में सेना आई, लखनऊ पहुंची और कानपुर पहुंची, बनारस पहुंची, जहां विद्रोह इलाहाबाद में दबाया गया। तो इतिहासकारों ने बाद में लिखा कि विद्रोह इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश सरकार की जो है नींव हिल गई थी, लेकिन जो है बाद में देसी राजाओं ने और जो जमींदार और जो महाजन थे, इन लोगों ने एक पिलर का काम किया और ब्रिटिश सरकार की इस जो आंधी चल रही थी उस आंधी में उनको रोक रखा था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है, ये ऐतिहासिक बात कही है संथालों के लिए, इसको याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना जरूरी भी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुंडा विद्रोह को देखेंगे। मुंडा विद्रोह की एक एक गतिविधि को देखेंगे, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुंडा विद्रोह को देखते हैं। मुंडा विद्रोह याद रखिएगा, उल गुलान महान हलचल भी इन्हीं को कहा जाता था। और मुंडा विद्रोह की अगर कहा जाए तो 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, और की वन गाथा और धरती आबा की अमर कहानी। मुंडा जो बिरसा मुंडा थे, इन्हें धरती आबा कहा जाता था, उल गुलान कहा जाता था या महान हलचल कहा जाता था। ये सबसे संगठित विद्रोह में से एक था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। स्टेप बाय स्टेप में बताता चलूंगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। याद रखिएगा, जो है खुट कंटी व्यवस्था क्या थी, जमीन पर सामूहिक स्वामित्व। जो मुंडा लोग थे वो जमीन पर सामूहिक स्वामित्व मानते थे और पूरे जंगल की जमीन पर खेती करते थे और सामूहिक खेती करते थे, मिलकर खेती करते थे। और जो है एक जो है सामाजिक व्यवस्था के तहत ये लोग आपस में रहते थे। विद्रोह का मूल कारण क्या था कि अपनी ही जमीन पर अधिकार खोना। जिस जमीन पर ये सामूहिक खेती कर रहे हैं, अगर उसी जमीन पे ले लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है विद्रोह होगा। भूमिहीन मजदूर बन गए कौन, मुंडा। जब इनकी जमीनों पर कब्जा हो गया, जिस जमीन पर सामूहिक खेती करते थे, तो ये भूमिहीन बन गए मुंडा समुदाय के लोग। और ब्रिटिश सरकार, जमींदार और साहूकार दीकुओं ने मिल करके इनके जमीनों पर कब्जा कर लिया। कारण क्या था जमीनों पर कब्जा करने का, क्योंकि इनका क्षेत्र छोटा मोटा पठार का क्षेत्र था और जहां पे खेती करते थे, जिस जंगल को साफ करके, वहां पर ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वन लगाए जाए, साल और जो है सागौन के, जिससे जो है उस लकड़ी का इस्तेमाल रेलवे के पटरी बिछाने में, क्योंकि उस समय लकड़ी की पटरी बिछाई जाती थी, और दूसरा रेलवे को बनाने में, तीसरा पहाड़ों पे जो ब्रिटिश सरकार के घर बनते थे वो भी लकड़ी बनाने के लिए। तो लकड़ी का, अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए वनों को चुना गया, इनके क्षेत्रों को चुना गया, इससे इनकी जमीनों पे कब्जा हुआ। दूसरा, जमींदारों को अधिकार दिया गया था भू राजस्व वसूलने का, तो पूरे बिहार में जमींदारी व्यवस्था लागू थी। तो ऐसी स्थिति में जमींदार पूरे जंगल पे अपना अधिकार मानते थे, तो जब खेती करते थे तो इनसे कर मांगते थे और कर नहीं देते थे तो विद्रोह किया इन लोगों ने। याद रखिएगा, महाजन इनको लोन देते थे, इसलिए उन लोगों ने चाहते थे कि उस पर कब्जा हो। और ब्रिटिश सरकार की नजर में जिस जंगल पे खेती करते थे वहां कोयला था, वहां खनिज संसाधन उसके नीचे था, तो उस खनिज संसाधन पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार मानती थी और उस पर कब्जा करने के लिए, वहां से खनिज को निकालने के लिए, इनकी जमीनों पर कब्जा करने का ये जो प्रोसेस शुरू हुआ, तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुंडा विद्रोह शुरू हो गया। और मुंडा विद्रोह बहुत व्यापक विद्रोह था और आज भी बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है। पूरे झारखंड में बिरसा मुंडा का काफी सम्मान है, पूरे भारत में भी है, उनके नाम पे कई चीजों की स्थापना की गई है और पूरे मुंडा समुदाय के लिए गौरव का एक प्रतीक है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को भारत सरकार याद करती है और राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। उसी को याद में किसे आने वाली पीढ़ी भी बिरसा मुंडा के बलिदान को समझे, बिरसा मुंडा के बलिदान को जाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोषण का त्रिकोण अगर कहा जाए कि शोषण किस आधार पर हुआ, तो आर्थिक, भूमि और सांस्कृतिक आधार पर कैसे हुआ। आर्थिक, बेदना बेठ बेगारी, बिना वेतन की जबरन मजदूरी करवाना इनसे, और भारी कर लगाना। एक तो इनको वेतन नहीं मिलता था
पैसा नहीं मिलता था और बेकार में मजदूरी करवाते थे, जंगलों में लकड़ी कटवाना ये सब काम करवाते थे और इनको जो है भारी इनको कर देना पड़ता था। भूमि खुदकटी का विनाश हो गया और दीकुओं द्वारा जमीन हड़प लिया गया, इससे ये नाराज हो गए। और सांस्कृतिक में कहा जाए तो ईसाई मिशनरियों द्वारा पारंपरिक संस्कृति पर हमला किया गया इनके, क्योंकि इनका जो धर्म था इनका अपना जनजातीय धर्म होता है, तो ईसाई इनको बलपूर्वक और प्यार से, जब ईसाई धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू किया तो पहले प्यार से करते थे और जब वो नहीं मानते थे तो बलपूर्वक करते थे। तो ये जनजातियों की अपनी संस्कृति अपने कल्चर पर जो आघात लगा, इससे ये नाराज हुए और इन्होंने विद्रोह करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, तत्कालिक कारण क्या था कि 1894 का जो छोटानागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम लाया गया, इससे ये और जो है नाराज हो गए और विद्रोह करने के लिए तत्पर हो गए। ये जो कानून लाया गया था छोटानागपुर के क्षेत्र में, क्योंकि इसी क्षेत्र में रहते थे, तो छोटानागपुर के वन क्षेत्र में सुरक्षा अधिनियम लाया गया और कहा गया कि जनजातियां वनों को नहीं काट सकती हैं और वन पर पूरा अधिकार ब्रिटिश सरकार का है, जबकि ये वन पर अधिकार अपना मानते थे। जनजातियां ब्रिटिश जो जनजातियां वनों में रहती हैं, आज भी अगर आप झारखंड छत्तीसगढ़ के अगर कोई बच्चा होगा उसको पता होगा कि जनजातियां जंगलों में रहती हैं और हफ्ते में जब कहीं दूर मार्केट लगता है, बाजार लगता है, जो गांव बाजार लगता है जहाँ पे अनाज सब बेचा जाता है, तो लोग जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं और जड़ी बूटी ला करके और वनों के लकड़ी से छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, कुर्सी मेज सब बनाते हैं और लाते हैं और बाजार में बेचते हैं और शाम को उसी पैसे से धान और गेहूं खरीद कर और फिर जंगल के अंदर चले जाते हैं और फिर हफ्ता भर वो अपना काम करते हैं और हफ्ता बाद फिर वो निकल के आते हैं और उस जंगल में 10-10 किलोमीटर अंदर उनको जाना पड़ता है और तब उनका घर, वहां पे उनका अपना निवास होता है। तो जनजातियां जो जंगल में रहती हैं उस जंगल को वो अपना मानती हैं। बाद में इसी जनजातियों के अधिकारों के लिए मनमोहन गवर्नमेंट ने 2006 में वन अधिकार का अधिनियम लाया था और पूरे जंगल पर जो है जनजातियों का अधिकार दे दिया गया कि जनजातियां ही वनों की मालिक है, जिससे कोई बाहरी जब पेड़ काटने जाएगा तो जनजातियों का विरोध करेंगी और वन सुरक्षा हो सकेगी। तो इसी संदर्भ में याद रखिएगा, जब ये सुरक्षा अधिनियम लाया गया तो वनों की ना तो लकड़ी काट सकते हैं, वनों का पत्ता तक नहीं बीन सकते हैं जनजातियां। अब ऐसी स्थिति में अपने घरेलू काम कैसे करेंगे? उस समय तो गैस सिलेंडर था नहीं कि गैस जला के खाना बना लेंगे, तो जो लकड़ी इकट्ठा करते थे जंगल से ही, तो कुल मिलाकर के उनकी पूरी जो एक्टिविटी जो जनजातियों की थी वो जंगल पे ही डिपेंड थी। और जंगल के अधिकार को अगर आप ले लोगे और दूसरा उनकी जमीन पर कब्जा कर लोगे, उनकी संस्कृति पर ठेस पहुंचाओगे, काम करवा के वेतन नहीं दोगे, भारी कर वसूलोगे, तो क्या वो आपसे लगाव तो रखेंगे नहीं। इसका मतलब आपके साथ वो विद्रोह को करना पड़ेगा और विद्रोह हुआ और विद्रोह का परिणाम बहुत व्यापक हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कारण क्या था विद्रोह का। धरती आबा जगत पिता का उदय। धरती आबा जगत पिता का उदय हुआ, याद रखिएगा। इन्हें धरती आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को, इन्हें जगत पिता कहा जाता है। आरंभिक शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा थी इनकी, जो शिक्षक थे वो जयपाल थे। उनके जो प्रारंभिक शिक्षक थे उनका नाम याद रखिएगा, जयपाल थे। धार्मिक दीक्षा इन्होंने आनंद पांडे से लिया था। इनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। तो वैष्णव धर्मावलंबी थे आनंद पांडे ही, याद रखना, इनके धार्मिक गुरु थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था, इसलिए इसी दिन राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को जो है क्या इनका जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव रांची में हुआ था, वर्तमान खूंटी जिला में। रांची से ही खूंटी जिला अलग किया गया है, तो वर्तमान खूंटी जिला में उस समय रांची जिला था। गांव का नाम याद रखिएगा, उलीहातू नामक गांव में ही रांची जिला, उस वर्तमान खूंटी जिले में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था, याद रखिएगा। इनके धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे। प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? जयपाल थे, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। आध्यात्मिक विकास और जो है बिरसैत की जो है स्थापना की बात किया जाए तो अगर हम कहें इनके जीवन के बारे में चलते हैं। ईसाई मिशन 1886 में चाईबासा के जर्मन ईसाई मिशन जो मिशनरियां हैं विद्यालय में दाऊद नाम से दाखिला, ये दाऊद के नाम से, बिरसा मुंडा दाऊद के नाम से जर्मन मिशनरियों के यहाँ विद्यालय में एडमिशन लिया था 1886 में।
याद रखिएगा। और फिर वैष्णव प्रभाव पड़ा, ईसाई धर्म का त्याग दिया। जब ये स्कूल में पढ़ते थे यहाँ पर विद्यालय में जर्मन ईसाई मिशनरियों के, तो उनकी एक्टिविटी से जो है ईसाई धर्म को अपना लिया था कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने छोड़ दिया जब आनंद पांडे के संपर्क में आई। ईसाई धर्म का त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आकर के वैष्णव धर्म को इन्होंने अपना लिया, इनको ज्ञान हो गया और ये वैष्णव धर्म का पालन करने लगे। एकेश्वरवाद का उदय, बाद में मुंडा, याद रखिएगा, वैष्णव और ईसाई दर्शनों पर का मिला जुला एक स्वरूप का शुरू किया। और बिरसा धर्म, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया, बहुत सारे देवताओं का, केवल सिंह मोंगा सूर्य देवता की पूजा पर बल दिया और अनुयायी जो है क्या कहलाते थे, बिरसैत कहलाते थे। जो लोग बिरसा मुंडा के इस धर्म को मानते थे उन्हें बिरसैत कहा जाता था और ये सूर्य देवता की पूजा करते थे और सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, सिंह बोंगा कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मैप डायग्राम के माध्यम से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। वैचारिक बदलाव, मुंडा अर्थात बनाम जो है बिरसैत विजन क्या था। मुंडा यथार्थ क्या बात जब पहले कहा जाए तो मुंडा जो लोग पहले बहुदेववादी थे, दीकुओं और जमींदारों से शोषित होते रहते थे और नेतृत्व बटी हुई जनजातियां थी, कोई नेतृत्व करता नहीं था। लेकिन बिरसा मुंडा का जब आगमन होता है तो बिरसा मुंडा का विजन था एकेश्वरवाद, केवल सिंह बोंगा की पूजा करना, सिंह बोंगा सूर्य भगवान की पूजा करना, याद रखिएगा। शोषकों से मुक्ति, एक सशक्त मुंडा समाज, और 1875 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और बीमारी को ठीक करने का दावा किया। जब कोई बीमारी हो जाती थी तो उसको ठीक कर देते थे, ऐसा दावा इनके पास था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था 1895 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो है अबुआ राज, जो है क्या कहते हैं इसको, हम उनकी भाषा में कहें तो अबुआ राज एटे रजाना और महारानी राज डुंडू, अर्थात महारानी का राज खत्म हो और अपना राज स्थापित हो, ये इनका जो है क्या था, एक कहावत थी, नारा था। विद्रोह के राजनीतिक उद्देश्य की बात किया जाए तो दीकुओं, बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र से निकालना, लूटी हुई भूमि वापस प्राप्त करना और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, ये इनके राजनीतिक उद्देश्य थे बिरसा मुंडा के, ठीक है। विद्रोह के यही उद्देश्य थे, याद रखिएगा। बात करते हैं फिर जो है 1800 एक घटनाओं को देखते हैं तो 1895 में राजद्रोह के आरोप में पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया, किसको, बिरसा मुंडा को, राजद्रोह के आरोप में 1895 में, और हजारीबाग जेल में 2 साल की सजा हुई। कहा गया कि आप जो है राजद्रोह कर रहे हो और इस आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 30 नवंबर 1897 को रांची जेल से ये छूट गए, रिहा हो गए 2 साल की कैद के बाद। फिर 1897 से और 1899 तक बिरसैतों द्वारा तीर कमान और तलवारों के साथ गुप्त बैठकें और सशस्त्र हमले की योजना ये बनाने लगे, ठीक। और 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग चक्रधरपुर, रांची, खूंटी, तोरपा, तमाड़ जो है बसिया में पुलिस स्टेशनों, चर्चों और जमींदारों की संपत्तियों पर जोरदार हमला इन्होंने शुरू कर दिया। रांची में, खूंटी में, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने जो है विद्रोह शुरू कर दिया तेजी से। 24 दिसंबर 1899 को विद्रोह व्यापक रूप से पूरे छोटानागपुर के पठार के क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा फैल गया, ठीक है। इन एक एक एक्टिविटी को जब देखेंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ से शुरू होता है विद्रोह जो है यहाँ पर आग की तरह पूरे जो है उस क्षेत्र में फैल गया, छोटानागपुर के क्षेत्र में। फिर क्या हुआ से जो अगर कहा जाए तो ये जो संघर्ष होता है, याद रखिएगा, सैलर काब पहाड़ी का भीषण संघर्ष 9 जनवरी 1900 को, मुंडा विद्रोही तीर कमान से लैस मुंडाओं का अदम्य साहस देखने को मिला उन लोगों का। ब्रिटिश सेना कमिश्नर फॉर बेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में आधुनिक बंदूकों से लैस सेना पहुंची वहां पर, और परिणाम क्या निकला कि भीषण गोलीबारी में मुंडा विद्रोहियों की पराजय हुई और भारी जनहानि हुई, बहुत से लोग मारे गए। हुआ क्या था यहाँ पर, अगर आप एनसीईआरटी क्लास जब पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह एनसीईआरटी में, तो उसमें मैप बना के बताया गया है कि इनको अंधविश्वास ने भी जो है भारी नुकसान पहुंचाया। कैसे,
बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान का दूत मानते थे और इन्होंने कहा कि जब जो हमारा झंडा है मुंडाओं का, उस पर अगर हम कोई जो है मंत्र पढ़ करके बांध देंगे, अगर कुछ उस पे भभूत बांध देंगे कुछ, तो जब गोली मारेंगे अंग्रेज तो गोली वहां तक आएगी, वो वापस लौट जाएगी। ये पूरे मुंडाओं में बहुत विश्वास था कि बिरसा मुंडा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उनके लिए घातक सिद्ध हो गया। और जब वो लोग गए वहां और गोली चली, जब तीर धनुष लेकर के गए थे वहां, जब गोली चली तो उस गोली में भारी जन हानि हुई। याद रखिएगा, बिरसा मुंडाओं का बहुत तादाद में लोग मारे गए। तो ये बहुत घातक सिद्ध हुआ इनके लिए। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वासघात। 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीरा केल गांव के लोगों ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी। जीरा केल नामक गांव के लोग 500 रुपए की सरकारी इनाम की लालच में इन्होंने बिरसा मुंडा के साथ विश्वासघात किया और ये कहां छुपे हैं इसकी जानकारी दे दिया। क्योंकि बिरसा मुंडा जब ये विद्रोह हुआ तेजी से, तो ये जो है कुछ समय के लिए जब मारे गए लोग और जनहानि हुई बहुत ज्यादा गोली से, तो अपने आप को दोबारा संगठित करने के लिए कुछ समय के लिए छुपना पड़ा इनको, जिससे जो है हम दोबारा अपने आप को संगठित कर सके। क्योंकि भारी जनहानि हुई है, तो उस जनहानि को दोबारा मजबूत करने में, संगठन को खड़ा करने में परेशानी तो होगी और समय लगेगा। लेकिन उसी समय 500 रुपए की सरकारी इनाम की लालच में जीरा केल गांव के लोगों ने मुखबरी कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया ये कहां छुपे हुए। गिरफ्तार। 3 मार्च 1900 को बिरसा को चक्रधरपुर सिंहभूम के जाम जो है बोपाई जंगल से सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। कहां गिरफ्तार किया गया? चक्रधरपुर गांव सिंहभूम में। याद रखिएगा, ये सो रहे थे और याद रखना जंगल का नाम था जाम बोपाई जंगल था, वहीं पे सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। और शहादत 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण ये अंतिम सांस लिया, उनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं 9 जून 1900 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक योद्धा का अंत हो गया, लेकिन एक अमर किंवदंती का जन्म हो गया। और याद रखिएगा, यहीं से बिरसा मुंडा का महत्व बढ़ता चला गया। विद्रोह के दुर्गामी परिणाम क्या निकले? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पास किया गया। बाद में मांगे थी खुटकटी की वापसी, खुटकटी अधिनियमों को कानूनी मान्यता और पुनर्स्थापित कर दिया गया, अर्थात वो जमीनों पर सामूहिक खेती कर सकते हैं। कानूनी परिणाम निकला। दीकुओं से भूमि की रक्षा की इन्होंने डिमांड की थी। तो आदिवासियों को जमीन, गैर आदिवासियों को बेचने और हस्तांतरण करने पर सख्त रोक लगा दी गई। बाद में शोषण का अंत हुआ और बेट बेगारी बथुआ मजदूरी प्रथा को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया। लेकिन ये सारे चीज कब मिला? जब बिरसा मुंडा और उनके विद्रोही दोस्त नेता नहीं रहे। मिला वही जिसकी डिमांड किए थे, वो सब मिला, लेकिन बाद में मिला जिस समय वो चाहते थे उस समय नहीं मिला। प्रशासनिक सुधार 1902 से 1903 में देखा जाए तो गुमला और खूंटी को नया अनुमंडल बना दिया गया। याद रखिएगा, उस समय एक नया प्रशासनिक डिवीजन कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विरासत, जल जंगल और जमीन की अमर लड़ाई। यदि मुंडा विद्रोह सैन्य रूप से विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आदिवासी अधिकारों की सबसे मजबूत नींव रख दिया। बिल्कुल सही है। आज भी बिरसा मुंडा सिर्फ एक इतिहास के पन्ने नहीं है, बल्कि धरती आभा के रूप में पूजे जाते हैं। उनका उलगुलान आज भी हर उस संघर्ष में जीवित है जो जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल सही है। तो बिरसा मुंडा ने जो रास्ता दिखाया, आज भी लोग उसको मानते हैं। और मुंडा समुदाय का झारखंड में महत्व बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का आज भी हमारे इतिहास महत्व, उनको हमें उसी महत्व के साथ अपनाना पड़ेगा, अपनाना जाएगा, भविष्य में कोई भी होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन जनजातीय विद्रोह को अगर हम एक नजर में देखते हैं तो कोल विद्रोह अगर कहा जाए तो 1831 और 32 में जो है जो शराब बनाते थे, जिसे जो है परंपरागत जो चावल से बनाते थे उसे हांडिया कहते, तो वो हांडिया पर कर लगाना, अर्थात परंपरागत शराब बनाने पर जो है कर लगाना, प्रतिबंध लगाना और भूमि छीनना, ये कारण था कोल विद्रोह का।
बुद्धो भगत और गंगा नारायण इसके प्रमुख सर्वोच्च नेता थे। विधिक परिणाम क्या निकला कि सशस्त्र दमन हुआ और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा इसका। संथाल हुल कहा जाए तो 1855-56 में दीकू शोषण, मामूली चोरी पर गिरफ्तारी से विद्रोह शुरू हुआ था। सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये चारों भाइयों ने मिलकर किया था। संथाल परगना गठन किया गया बाद में और एसपीटी एक्ट और यूल नियम लाया गया। मुंडा जो है विद्रोह, जिसे उनगुलान कहा जाता है, 1895 से 1900 के बीच में। खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति, जो परंपरागत खेती करते थे, सामूहिक खेती करते थे, उसी की समाप्ति की गई थी। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा ने किया था और खूटी कटी की वापसी हुई। और याद रखना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया गया, जो है 1908 में, ये भी याद रखिएगा कब पास किया गया। और इस तरह से ये विद्रोह जो है एक एक करके जो है समाप्त हुआ। उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए। तो आज जनजातीय विद्रोह में कौन कौन से विद्रोह हुए थे मैंने सबके बारे में बता दिया है।